चलिए तो पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्लास 11 के क्लास में प्रमोट हो गए हैं होपफुली। एंड आप अगर इको लेके पढ़ रहे हैं सो आपके क्लास 11 का सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमारा जो सिलेबस है, कैन यू चेक आई थिंक समबडी इज नॉट आया नहीं होगा ना, तो सब उस रूम में चला जाता है। सर आप लोग का नाम क्या है? करण है? गर्व। और आप सामने आ जाएंगे क्या? गर्व एंड अच्छा, आप लोग भाई हैं। यहाँ जाइए, आई विल नॉट स्पिट हिट और डू एनी काइंड ऑफ आई कॉन्टैक्ट इफ दैट इज कंसर्निंग। आपको दिख रहा है भारीजा? आप इधर आ जाइए। कौन से स्कूल में सर आप लोग? रूबी पार्क। आप भी रूबी पार्क, परफेक्ट। बोलिए ना, नहीं दिख रहा है आपको? कैन यू शिफ्ट हियर मैम? आपको भी जाना है उसके साथ? सुनीति की वजह से नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब इट्स फाइन। आपको दिख रहा है रिदम? चलिए, ये ना जनरली पीछे रहता है, तो क्या है हम लोग का कुछ एक्चुअली क्लासेस ज़्यादा चल रहा था फिलहाल, सो सामने रखना पड़ा क्योंकि बच्चे पीछे ज़्यादा फिट हो पाते हैं। बट कमिंग बैक, योर सिलेबस इज डिवाइडेड प्राइमरली into two parts, one which is called microeconomics and the other it is called statistics. अब गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ ये है कि स्टेटिस्टिक्स में इट्स ईजियर टू स्कोर, बट द बैड न्यूज़ इज दैट अनफॉर्चुनेटली आपके मम्मी पापा ने और आपने एक डिसीजन लिया है सीबीएसई में रहने का। अब सीबीएसई में ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहेगा, इवन इन अकाउंट्स, इवन इन मैथ, यू आर नॉट अलाउड अ कैलकुलेटर। सो अब अगर आप आईएससी बोर्ड में होते, सेम सिलेबस है स्टेटिस्टिक्स का, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। सो दिक्कत क्या आता है, वी हैव अबाउट 4 थियोरी चैप्टर्स हियर, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जहाँ पर बहुत ही स्टूपिड चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, एट्सेट्रा, जो आपने क्लास 9, 10 या 6, 7 में पढ़ा होगा, बट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 4 थियोरी टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से बेसिक हैं, एंड आई गेस इट्स अ लिटिल मतलब डिग्रेडिंग फॉर अ क्लास 11 स्टूडेंट टू बी स्टडिंग दीज एट दैट लेवल, बट सिलेबस का पार्ट है तो करना पड़ेगा। द मेन सिलेबस ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट्स व्हेन यू हैव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आई थिंक सम स्टूडेंट्स हैव डन इन क्लास 10, है ना आप लोग का सिलेबस में मीन मीडियन मोड 10th में ही था शायद। तो इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपने तो शायद सम के हिसाब से किया है मैथ में, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स से द स्टॉक मार्केट। वो सारी चीज़ों को हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का, कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोले, गर्व नहीं, कुशब। कुशब मतलब इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज मीन, तो इट्स एन एवरेज, राइट? एंड मीडियन बोल पाएंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एंड मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल समथिंग दैट इज मोर रिलेटेबल, सच बोलिएगा आईपीएल देख रहे हैं सर, तो सपोज सोचिए ना विराट कोहली का सारा रन्स को जॉट डाउन करते हैं। पहला मैच में 82 बनाया, दूसरा मैच में मान लीजिए 4-5 रन बनाया येस्टरडे, फिर 60, 70, 80, 90, 100 करके हम लोग करते हैं, सब ऐड कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस, दैट इज द एवरेज रन दैट इज स्कोरिंग, विच यू आई एम श्योर हैव सीन, बैटिंग एवरेज करके दिखाया जाता है, दैट इज मीन। ऑन द अदर हैंड मीडियन क्या है, मतलब इफ ही प्लेड 12 मैचेस इन द मिड वैल्यू, मतलब ऑन द 6th मैच in ascending or descending order, we will try to first convert it and then see कि what is the mid value. So a lot of students believe that अच्छा median और mean तो फिर same हुआ, नहीं, not true. For example, very proudly ना the last batch, not this year जो board दिए, the last batch, so वंशिका ना,
Vanchika, I was very proud of this fact that maybe it was COVID, so checking was lenient, but around आपकी sister का batch, around 96% of the students scored above 95. So the average was around what, 80, 85. So what I'm trying to tell you is average अलग है. But if you ask me that भैया how many students give the board, so CBSE IC मिला के around 130, 140 people were there. So if I do an ascending order first, random numbers नहीं, 40, 50, 60, 70, 80, 75, 80, 81, 82, 83 करके order करो, and I divide that on the 70th number. So don't you think I will get a range कि mid value क्या आ जाता है? So it's not the average. The average could be different, है ना? I'm sure वारिजा कभी ना कभी घर पे ये यूज़ किया आपने, अरे सभी बेकार किया है. मम्मी बोलेगी रिजल्ट इतना गंदा क्यों आया है? अरे आपको पता नहीं है, सबका ही खराब हुआ है. सो ये आप क्या, आपका रेफरेंस पॉइंट मीडियन है. या अगर आप बोल सकते हैं क्लास एवरेज ही बुरा है, सो आप मीन को देख रहे हैं. या एक और बार किया आपने ऐसा, आपको मालूम है क्लास हाईएस्ट ही 60 गया है, वो मोड है. सो वी हैव यूज्ड मीन, मीडियन एंड मोड, बट एज अ स्टूडेंट यू हैव जस्ट डन इट एज अ सम. तो हम लोग का कोशिश क्या रहता है कि क्लास 11 में आके आप इसको प्रॉपरली एनालाइज करना सीखें और कोई भी डेटा का यूजेज हो, बिकॉज इट शुड कम टू योर हेड दैट इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाई आर वी डूइंग मैथ, व्हाई स्टैटिस्टिक्स बीइंग पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. So mostly what are we trying to study? We are studying data, right? And interpreting that data is very important. I think that is the right age. तो अगर नहीं है ना, so I would advise you at least start reading our articles on the stock market. अगर आप अभी तक interested नहीं है, I think this is the perfect age to start, learning, so that by the time you pass out and you're 18, you start investing. The sooner you start, the better it is. सो आप सोच कर देखिए ना, कोई एक स्टॉक उठाते हैं आप, लास्ट 5 साल का एवरेज देखते हैं, एवरेज दिखा रहा है रिलायंस का 2000 रुपया सपोज. सो हाउ डिड वी गेट द एवरेज? वी एडेड द वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दैट इज हाउ वी गॉट द वैल्यू और द एवरेज. प्लीज कम. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर लुकिंग एट द मीडियन, सो हम लोग क्या करते हैं ना, एक अमाउंट लिखते जाते हैं. वी स्टार्ट विद लेस द लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट to highest, फिर higher, higher, and either in ascending or descending, and we look at 2.5 mark mid value, तब का performance कैसा है. So the prior half shows the lower performance and the other half shows the higher performance. Judging a data only by the average is very bad, है ना? Cricket enthusiast नहीं, football no sport, cricket, football, बास्केटबॉल. अरे आजकल का जनरेशन बास्केटबॉल ज़्यादा खेलता है, क्रिकेट थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हो. अगर एक बैट्समैन है जिनका बैटिंग एवरेज 80 है, इनको पिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, पूछिए हमसे मैच कितना खेले हैं, एक ही मैच खेला 80 बनाया. हाउ कैन यू रिलाई ऑन दैट डेटा? क्या पता तुक्का में जसप्रीत बुमराह भी 30 रन मार दिया था, है ना? एक मैच का बैटिंग एवरेज देख के आप जज कर पाएंगे? So it becomes very, very difficult and dicey to just look at mean. That is why the central tendency, our first proper chapter is going to be mean, median, mode, statistics में. Second chapter that we are going to be doing under statistics is called index number. Third chapter is correlation. मैं दोनों के बारे में आपको आइडिया तो दूंगा, पर in itself it's a lot of discussion. Index number is basically how to calculate the inflation index. For example, रुकिए बोलिएगा मत, हाँ, V से है, बहुत सारा V है. We have Varija, we have Vanchika, we have Vidisha, and this is Varnika, and you are also Divisha. नहीं वो D से, sorry, नहीं Vidisha, Varnika. एक दिन, हाँ, मतलब 1 week, you have to give me 1 week. वर्णिका, ये ऑनेस्ट है, हाँ, आई एम नॉट लाइक गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ इट. ये जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं ना, वेरी आइकॉनिकली ये मेरी मम्मी का घर था, मतलब दिस इज़ वेयर शी ग्रू अप. सो माय नाना जी हैड परचेज्ड दिस इन द ईयर 1972 or 73 विद अ मियर प्राइस ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़. लाख रुपए में लिया था उन्होंने. आज अगर आप स्क्वायर फीट एरिया देखें, सो इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, हाँ, तो मार्केट वैल्यू बहुत कम है, पर अगर आप you know how the value is calculated of a flat, right? Square feet into the rate
दैट इज जो चल रहा है। तो रेट यहाँ कैलकाटा का इस साइड में, न्यू अलीपुर की ये साइड में 6,000 के आसपास है। द ऑपोजिट साइड इज हायर, बट बिकॉज ये पी ब्लॉक के ऑपोजिट है तो थोड़ा रेट लोअर होता है। आप 5 ही पकड़ो। सो द स्क्वायर फीट एरिया इंक्लूडिंग द छत इज अराउंड 2000 स्क्वायर फीट। तो ये 1 करोड़ का है। 1 लाख का लिया था, 1 करोड़ का हो गया। आपको क्या लगता है प्रॉफिट कितना हुआ? 99 लाख। सिंपल सा बात है। ये ट्रू नहीं है, बिकॉज 1970 में 1 लाख का वैल्यू कुछ और था और आज 1 करोड़ का वैल्यू कुछ और है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी which a lot of people ignore, and once you are in class 11 and 12 you realize that तब का 1 लाख और आज के 1 लाख में बहुत फ़र्क है। किसी के पास 1970 में जब 1 लाख था, आप उसको 1 लाख आज के कंपेयर नहीं कर सकते। सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर इज तब के 1 लाख को आज के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो वो कितना है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देन यू मेक द कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इन्फ्लेशन होता कैसे, पहले ये पूछते हैं। जैसे वो देखते हैं ना, हु इज गमोरा, वाई इज गमोरा, आई विल गिव यू बेटर, वाई इज गमोरा, वाई इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जानने से पहले आप जानते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है? अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। आपके पक्का कभी ना कभी आपके मम्मी ने आपको बोला होगा कि हम तो यार पुचका 8 आना में खाते थे, हम तो पेप्सी ये 2 पैसा में पी लेते थे, हम लोग तो जब जाते थे तो चवन्नी में ये मिल जाता था। सेम कमोडिटी इज नाउ फॉर 20 रुपीज। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या गजब क्वालिटी इंक्रीज हो गया कि आप अचानक से देख रहे हैं कि दाम दुगना हो गया? चीज़ों का दाम बढ़ना का मतलब इन्फ्लेशन होता है, राइट? अब उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक आपका एक फाउंडेशन देगा आज, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रक्स मेकिंग और कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग थिंग इन इकोनॉमिक्स, दैट व्हाई इज द इन्फ्लेशन, होता ही क्यों है? सो देर आर 2 मेजर रीजंस। आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट टू यू। इट इज ड्यू टू एक्सेस परचेजिंग पावर। लोगों के हाथ में जब पैसा होता है ना तो वो खर्चना चाहते हैं सर, पर सोचिए दुकान में सामान उतना ही है। तो एक इमेजिन करिए, लोगों के हाथ में पैसा, आपके हाथ में आ गया क्रेडिट कार्ड, आपने ले लिया बैंक से लोन, आपको भी पैसे मिल गए, आपकी लग गई लॉटरी, आपको गवर्नमेंट ने आके पैसे दे दिए कि अच्छा आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल रहा है, सबके हाथ में पैसा है, सामान तो उतना ही बना है। तो दुकान में कोका कोला उतना ही है, पर सब बोल रहे हैं अबे मेरा प्रमोशन हुआ है, हम तो आज कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सब चले गए कोल्ड ड्रिंक पीने। दुकानदार बोल रहा है मेरे पास कोल्ड ड्रिंक 100 है, आ गए 2000 लोग पीने, क्या करेगा वो? दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ने लगेगा। जैसे ही दाम बढ़ने लगेगा, यही सर इन्फ्लेशन। आई डोंट, सॉरी, सर्ज कुड बी अ फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन इज अ कांस्टेंट राइज इन प्राइसेस। अ सर्ज कुड मीन ड्रॉप, राइज, ड्रॉप, rise, drop, but a persistent rise in price, a constant rise in price is inflation. True false में फिर सोचिएगा accordingly, सोचना हाँ, the most developed areas are going to be the more expensive areas. That is why Mumbai is the most expensive place to live in India at least. Why? Because there are more jobs there. जो कमाएंगे ज़्यादा तो खर्चेंगे ज़्यादा। इन्फ्लेशन को ना गंदा नजर से मत देखिए कि इट्स अ बैड थिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिंगापुर? इट इज द मोस्ट इन्फ्लेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, येट ऑल्सो द मोस्ट डेवलप्ड। न्यूयॉर्क में रहना एक अल्टीमेट गोल होता है लोगों का, पता है? इट इज द हैज द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बिकॉज द मनी इज ऑल्सो अर्न लाइक दैट। सो वेन यू अर्न लाइक दैट यू स्पेंड लाइक दैट, एंड क्योंकि परचेजिंग पावर सबके पास है, गुड्स लिमिटेड है, इसीलिए अंकुश इन्फ्लेशन होता है। एक एस्पेक्ट है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, है ना? इट्स डिफिकल्ट टू डू इट इन वन क्लास, बट इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस कि इन्फ्लेशन है क्या, होता क्यों है, कारण क्या है इनके। ये जो था इनको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विच वी विल डिस्कस लेटर। सो ये आप चैप्टर समझ पा रहे हैं, ये आपको कैलकुलेशन करने देगा कि क्या रेट पे हमारे देश में चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, गिर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। On the other hand, this chapter is also very interesting, which talks about correlation between two data. I don't know ये आप agree करेंगे कि नहीं मैम? Generally, मतलब रिकॉर्डिंग होगा, पता नहीं अपलोड फिर कर पाएंगे कि नहीं। जनरली मैथ टीचर लोग का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है जनरली। अब देखिए जनरल बात है, थिंक अबाउट द मैथ टीचर एट स्कूल। जनरली, हम नहीं बोल रहे हमेशा ट्रू है, जनरली
मैथ्स टीचर का उतना अच्छा नहीं होता, एंड जनरली इंग्लिश टीचर का ना मैथ खराब होता है. माई मॉम इज एन इंग्लिश टीचर, आई नो. तो मतलब सिंपल कैलकुलेशन भी, मतलब हमको तो मम्मी के साथ बहुत बदमाशी करते थे हम बचपन में. तो मैंने स्टार्टेड टीचिंग, तो मैं क्या करके आके बोल रहा था, मम्मी मैंने आपसे 1400 लिए, ठीक है, मेरे को आपको 1200 देने थे, नेट में 200 रुपया बचा. दोनों मैंने ही लिए थे, टोटल में 2600 होता है जो हमको देना था. मैंने बोला मैंने आपसे 1400 लिए, मैंने आपको 1200 देने थे, अच्छा 200 बचे. कैसे भाई, 2600 हो गए ना फिर तो. आई हैड टू पे 1400 एंड 1200. और मैं बोला नहीं 200 सेट ऑफ. मेरी मम्मी मान भी गई. तो आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑलवेज ट्रू, बट इन इकोनॉमिक्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कोरिलेशन. जैसे एक लॉ पढ़ेंगे आप, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, दैट व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स quantity demanded rises. Is there a correlation between them? Yes. What kind? Positive relation or inverse? Inverse relationship. Similarly, जैसे अगर आप में से कोई जिम वगैरह कर रहे हैं आजकल, generally, I am not like pinpointing everyone or saying that, generally, if your height increases, your weight increases. There is a positive correlation. आपका हाइट जब बढ़ता है, जब आप लंबे हो रहे हैं, जनरली आपका वेट भी बढ़ता है ना. ऑपोजिट तो नहीं हो सकता, यू कांट लाइक गो डाउन इन हाइट, बट लोअर वेट वुड लीड टू लोअर हाइट एंड अ हायर वेट. दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो इफ टू डेटाज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, वेदर और नॉट दे आर रिलेटेड, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर. इसमें ना एक और चैप्टर था जो क्लास 11 में आपसे हटा दिया गया, इट वाज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. So this is what it is regarding statistics. This is 50% of your syllabus. Now, sadly, certain schools are going to start with statistics and certain schools are going to start with micro. So that does not give me the leeway of doing only micro or only statistics. So we would be, juggling between micro and statistics. I have to be honest with you from the beginning, this is the boarding part of the syllabus. The good part of the syllabus is this, which is extremely interesting and मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, conceptual. So the chapters, let's first talk about them and then we'll start the first one. So the first chapter that we have, that we will study today, is called Introduction to Microeconomics. Obviously इसमें बहुत कुछ है, definitions है ना. I don't know how many of you studied this in class 10, भूल गए तो कोई बात नहीं. कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, हर्ड ऑफ दीज टर्म्स कभी? जानते हैं सर क्या होता है, बोलिए ना. नहीं, जानते हैं क्या आदित्य? सो देखिए, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और दुनिया में बोला जाता है कि दो ही टाइप के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. नाउ व्हाट कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी मीन्स, एक सोच है दैट एवरीथिंग शुड बी डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट. The guiding force is profit. So सोचिए कोई ऐसा देश जो बोले कि भाड़ में जाए गरीब, भाड़ में जाए अमीर, अगर तो कोई कमोडिटी बिकता है उसको बेचो, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, मोरालिटी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. अदर देन दैट, इफ इट इज प्रॉफिटेबल, sell it at a hike, does not matter. What is the idea behind capitalism? Profit motive. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज द सोशलिज्म. सोशलिज्म स्टेट्स दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन. दैट मीन्स एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कितने में बिकेगी. गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपके पास कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए. गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्रांड सही है, कौन सा ब्रांड खराब है, कौन सा बिकना चाहिए, कौन सा नहीं बिकना चाहिए. सो दोनों ही आज की दुनिया में कहीं नहीं है. बट आई थिंक यू विल रियलाइज दैट स्टिल टुडे देयर वुड बी कंट्रीज हु आर कैपिटलिस्टिकली डोमिनेटेड, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर इफ सेलिंग गन्स इज अ लीगल थिंग, it doesn't matter even if kids are being shot or kids are shooting people in school, it's a legal commodity, it will be sold across the counter because there is right of selling goods and services. Certain drugs in certain states which are illegal in a lot of countries have been legalized because their idea is profit. Is India capitalistic or socialistic? None. We are a mixed economy, but we are socialistically dominated.
इनफैक्ट अगर आप अपना प्रियम्बल पढ़ें तो हमारे उसमें सोशलिज्म का मेंशन भी है। हम इक्वालिटी पे बात करते हैं, हम गरीबों की तरफ बोलते हैं कि आप नहीं कमा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आपको सुविधा देगा। अच्छा, ये डिबेट नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आई डोंट वांट दिस टू टर्न इनटू एन एंड्रू टेट डिबेट कि अच्छा नहीं, इफ यू आर मेकिंग मनी कीप मेकिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट। नाइदर कैपिटलिज्म इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नाइदर सोशलिज्म इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वन होमवर्क, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टोरी बुक अगर पढ़ते हैं, ओनली देन, इट्स अ 40 पेज बुक, but it's a must read for every economic student, a book called Animal Farm. It's by George Orwell. It's a phenomenal book about capitalism and socialism. अगर मौका मिले, ऑनलाइन पे अवेलेबल है, फ्री, पैसा भी नहीं लगेगा। 40 पेज पढ़ने में हमको लगता है क्या 2 घंटा भी नहीं लगेगा, आधी घंटा लगेगा। तो बस पढ़ के देखिएगा, यू विल रियलाइज इट्स अ सटायर। सटायर समझते हैं, मजाक किया है। सो दे हैव शोन कैपिटलिज्म रिप्रेजेंटेड एज पिग्स। सब कुछ दिखाता है ना, पिग में ऐसे सूट वूट पहन के बैठा हुआ है, कार्टून में भी देखा होगा आपने। बिकॉज देयर अ पिग सिंबलाइजेज ग्रीड, एंड द अदर हैंड सोशलिज्म में दिखाया है घोड़ा। अब घोड़ा क्या है, खटनी करना जानता है बस। सो हाउ द बोथ द सिस्टम्स विल फेल इज दैट बुक। तो व्हाट इज रियलिटी देन? अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इस चैप्टर में आप ये सभी पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म के मेरिट्स, डीमेरिट्स, है ना, जैसे हम लोग हर क्लास में करते हैं, आपके साथ भी होगा। बाद में एक डिबेट होगा, बेटर क्या है सर आपकी नज़र में? इफ़ यू हैड टू चूज, देयर इज नो रियलिटी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। अगर आपको बोला जाए नंबर 1, गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेसिकली कैपिटलिज्म को अगर कोई कोर्ट में डिफाइन किया जा सकता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गरीब है, खाना नहीं है, भाड़ में जाओ। अगर आप पैसा कमा सकते हैं, कमाओ, सर्वाइव करो। ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म बोलता है कि नहीं, सब इक्वल है। अगर आप पैसा कमाओगे तो भी आप वही गाड़ी चलाओगे जो दूसरा आदमी चला रहा है, जो अनाज उसको मिलता है वही अनाज आपको मिलेगा, इक्वालिटी होगा। अगर चूज करना होता, सर आप क्या चूज करते हैं? एक होता है पॉलिटिकली करेक्ट आंसर और एक होता है जो मन बोल रहा है। मन वाला बता। सोशलिज्म चूज करते हैं। जस्ट आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय माय थॉट। हम अगर चूज करना होता कैपिटलिज्म चूज करते। If I had to choose the lesser devil, I would at least give myself a chance. Rather than people deciding for me, I would actually want to decide whether I would fail, I would fail. But everybody is not the same, हाँ। और मेरे को लगता है ना, ये भगवान डाल के भेजा है। तो one of the best quotes in a movie that I heard about capitalism and socialism is, capitalism is defined as a person who wants everything. That mentality is, we want everything. And socialism is defined as that everybody should be poor. क्योंकि there are enough resources to fill everybody's stomach. नहीं possible, सबको गरीबी में रहना है, सब इक्वली है। तो ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे आप। ये फर्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर है, आज ही का डिस्कशन। और क्या है हमारे सिलेबस में? सो आवर सिलेबस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर में हमारा पहला चैप्टर होता है डिमांड, है ना। वंशिका, विदिशा, सॉरी विदिशा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड, व्हाट वुड यू से? ओके, इज अ नेसेसिटी। आपका अंग्रेजी ऑन पॉइंट है, इकोनॉमिक्स गलत है ना। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश इट्स परफेक्ट आंसर। आई डिजायर टू बी रिच, आई डिमांड टू ईट चपाती। दिस इज व्हाट शी इज रेफरिंग टू, राइट। डिजायर पूरा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, डिमांड पूरा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स बोलता है बकवास है ये। इकोनॉमिक्स बोलता है एनी डिजायर, वेदर इट इज गोइंग टू द मून like Mr. Jeff Bezos and other people went, or it is a chapati, any desire which is backed by purchasing power is demand. कोई भी desire हो। So something as fundamental as roti, desire है कि demand एक भिखारी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो desire बन गया। So it is not on the basis of urgency कि desire है कि demand है। Demand is defined as the willingness to buy something with the ability to buy it at particular prices and for that is a discussion.
वारिजा इसमें ना एक लॉ ऑफ डिमांड है, जो आज भी पता है जब बीकॉम के बच्चे पढ़ने आते हैं ना गलत बोलते हैं. द लॉ स्टेट्स दैट इफ द प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल. If the price falls, the quantity demanded rises. I am going to say two statements. Tell me which one is right, which one is correct. According to this, अगर कोई चीज़ महंगी है उसको लोग कम खरीदेंगे, या अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है relatively उसको लोग कम खरीदेंगे. Which one is correct? Second statement, right? We have to understand it's a consequential law. अगर ये ऐसा होता कि अच्छा महंगी चीज़ लोग कम खरीदेंगे, बाजार में तो मर्सिडीज ही नहीं होता, सबके पास एक नैनो ही होती. Nobody would buy an expensive product ever. So that is not true. They are saying अगर मर्सिडीज मान लीजिए या हुंडई क्रेटा 15 लाख की है और 1000 लोग खरीदना चाहते हैं, तब 16 लाख में 1000 से कम खरीदेंगे. अगर 1400 में 88 पीपल ग्रुप में है, अगर मैं अपनी फीस 2000 कर दूंगा एक सब्जेक्ट की, तो 88 से कम हो जाएंगे. ये नहीं बोला जा रहा है अरे भैया आप एक्सपेंसिव हैं इसलिए कम बच्चे हैं, ये ट्रू नहीं है. इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉ. बट ट्रू फॉल्स वंशिका है ना, सही बोले तो ये हमेशा सच नहीं है. पता है, देर आर सर्टन गुड्स विच इज नोन एज आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील विच आर एक्चुअली डिमांडेड एट हायर प्राइसेस. डू यू नो व्हाट इज अ स्नॉब? सुने ही होंगे अंग्रेजी में, शो ऑफ है ना. तो दे आर कॉल्ड कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन. Certain goods are bought to show the wealth, power and prestige of a person, है ना. जैसे मान लीजिए रोलेक्स की घड़ी, तो मेरा ना ये सेम एग्जांपल रहता है. जैसे आपकी घड़ी बहुत स्मार्ट है सर, कितने की है इफ़ यू डोंट माइंड? गैस स्विच का है भाई, महंगा वाला ही है. कितना? 15,000, 10-15,000. गैस का घड़ी सस्ता थोड़ी ना. आप सेम है क्या? अरे कैशियो गैस, मेरा ना 2,500 का है स्मार्ट वॉच, ठीक है. तो मैंने ना एक स्टूडेंट है उसके पास रोलेक्स है. सो मैं ना कभी कभी इस मजाक करके पूछा कि दिविशा कि यार मेरी 2,500 की है, आपकी 2.5 लाख की है, रोलेक्स पहन के आया था. बोला टाइम तो सही दिखाती है, पर मेरा ना ओपिनियन चेंज कर दिया उसने. सच में बता रहा हूँ. द आंसर दैट ही गेव आई हैव गिवन इट इन द लास्ट 8 बैचेस. मतलब ही चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग दिस. ही सेड भैया आपकी घड़ी टाइम बताती है ना, मेरी घड़ी मेरा टाइम बताती है. हाउ आई एम डूइंग इन लाइफ, वो मेरा टाइम दिखा रहा है लोगों को. दैट इज सच अ ब्रिलियंट आंसर कि ये घड़ी टाइम दिखा रही है, मेरी भी दिखा रही है, पर ये घड़ी मैं जहां जा रहा हूं लोगों को बता रही है कि मेरा टाइम कैसा चल रहा है. एंड दैट एक्चुअली गिव मी इंस्पिरेशन बाय सेइंग अच्छा दिस इज एग्जैक्टली आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. 2,500 घड़ी पहन के शो ऑफ नहीं होता. मान लीजिए सर आपको क्या लगता है अगर रोलेक्स 3,000 की घड़ी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? तो आराम से बना सकता है. क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वो जानता है जिस दिन उसने ये बनाया ना, शायद मेरे जैसे लोग या बाकी जैसे मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग हैं पागल हो जाएंगे 3,000 में रोलेक्स. पर जो 3 करोड़ दे के 3 लाख लेके ले रहा है ना, वो लेना छोड़ देगा. उसका स्नॉब अपील चला गया. तो certain times this law of demand will not work. That is called the articles of snob appeal. So in this chapter you will be trying to studying the concept of demand and similarly the elasticity of it. Elasticity का मतलब होता है response, है ना. प्रत्युषा है ना, प्रत्युषा ऐसा होगा नहीं हाँ, पर सोचिए मैं आपको जाके खींच के थप्पड़ मारता हूँ. अब मेरे को लगता है ऐसे ना 5 रिस्पॉन्स आ सकते हैं. मैंने उसको मारा मान लीजिए 60 किलोमीटर आर की स्पीड में. प्रत्युषा उठी, बोली भैया आप भैया हैं, कोई बात नहीं मार लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे. नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, है ना. आदित्य अगर नो रिस्पॉन्स है इसका मतलब वो रिस्पॉन्स है, आप समझते हैं ना ये बात. तो इंस्टाग्राम में आप किसी को मैसेज करते हैं हेलो वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, और वो रिस्पॉन्स नहीं करती है. मैं आपको बोल रहा हूं कि वो भी एक रिस्पॉन्स है. अग्रीड. सो अगर आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्पॉन्स है. ऑन दी अदर हैंड मैं गया प्रत्युषा को बोला अरे प्रत्युषा हाउ आर यू, इसे टच किया. प्रत्युषा उठी मेरे मुंह पे एसिड फेंक दी. बोला आप हाथ कैसे लगाए हमको.
एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्या था? लैक ऑफ अ रिस्पॉन्स। द सेकेंड वन वुड बी एन एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। ये दोनों हाइपोथेटिकल है। अब रियलिटी मेरे को लगता है चाहे जितना भी रिस्पेक्ट हो या ना हो, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़ के बाद आपका हाथ उठ जाता। फर्स्ट केस भी ट्रू नहीं है। कोई भी आदमी हो भाई, एक सहन शक्ति होता है। तीसरा थप्पड़ के बाद कहीं ना कहीं प्रत्युषा के हाथ में जो आता, हो गया भैया, बस इतना इज्जत था आपका। सो ना फर्स्ट केस ट्रू है ना सेकंड केस ट्रू है। थर्ड केस ऑन द अदर हैंड, सपोज मैं उसको 60 किलोमीटर के थप्पड़ मारता हूं, एग्जैक्टली उठती है, हमको 60 किलोमीटर पे वापस थप्पड़ मारती है, एग्जैक्ट। सो द रीजन एंड द रिस्पॉन्स इज द सेम। फिर मैं एक 60 किलोमीटर की थप्पड़ में स्पीड में थप्पड़ मारता हूं, शी हिट्स मी बैक एट 50। सो हु वन? द रीजन और द रिस्पॉन्स? द रीजन। ऑन द अदर हैंड, इफ आई हिट हर एट 60 एंड शी हिट्स मी बैक एट 80, सो थिंक अबाउट इट, विल द प्राइस का चेंज, क्वांटिटी मेरा मारना, इस प्राइस का चेंज एंड क्वांटिटी का रिस्पॉन्स बी ऑलवेज द सेम? फॉर एग्जाम्पल, मैम सॉल्ट 10 रुपए का आता है, आपके घर में 5 kg यूज होता है मे बी। ये अगर 12 रुपया का हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कम यूज होगा। आप क्या, मेरे को लगता है आप उतना ही सॉल्ट यूज करेंगे, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। बट विथ सर्टन थिंग्स द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, कोविड के पहले का बात है, बहुत छोटे होंगे तब आप, तो न्यू अलीपुर एरिया में अगर आप रहते हैं, अलीपुर एरिया में आप रहते हैं, ये सबवे के पास में ना एक आइसक्रीम की दुकान हुआ करती थी, मामा मियाँ नहीं, जेलाटो, सॉरी। उसका ना एक गजब स्कीम था। 1 तारीख को और 21 तारीख को वो आधे से आधे दाम पे आइसक्रीम बेचता था। रिमेंबर दैट? सम ऑफ यू माइट रिमेंबर इट। साउथ सिटी में भी दुकान थी उसकी, हाँ, बंद हो गया था। ऑन 1st and 21st ऑफ एवरी मंथ, फ्लेवर ऑफ द मंथ करके, और आप बिलीव करिएगा अगर आप न्यू अलीपुर से हैं, उस 1 तारीख के उसकी बाहर, दुकान के बाहर कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगती थी, बिकॉज 150 रुपए की आइसक्रीम आपको मिल रही थी 30 रुपए में। द ह्यूज रिस्पॉन्स है ना। ऐसा कोई कमोडिटी आप बता पाएंगे सुनीति जहां पर रिस्पॉन्स थोड़ा कम आएगा दाम गिरने बढ़ने पर? जैसे देखिए सॉल्ट अगर सस्ता हो जाएगा, सपोज 50% ऑफ, हमको नहीं लगता मम्मी बोलेगी आज से तो डबल खाना डालेंगे, सब लोग आज से डबल नमक खाएगा, क्योंकि सॉल्ट सस्ता हो गया। लेकिन कुछ चीजों में हमको लगता है रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, लाइक आई थिंक आइसक्रीम, चॉकलेट्स, लग्जरी आइटम्स, क्लोथ्स, दे आर maximum sale concept are working on elasticity. Buy 1 10% off, buy 2 20% off, buy 3 50% off, buy 4 free. मतलब jokes apart, but what are they targeting? Can you understand? Your response. Swiggy uses this as a very smart move. Add 150 rupees, get jumbo deal. अभी नहीं लेना और 150 रुपया का, पर वो 75 रुपया लेस कराने का चक्कर में you end up actually buying more. बिकॉज इट्स एन इलास्टिक कमोडिटी ना, और जहां रिस्पॉन्स नहीं है, लाइक मेरे को एक बात बताइए दिविशा, आपके घर में कितना थर्मामीटर है? बाप रे, मेरा घर में एक ही है, हाँ, चलता वाला एक ही होगा, जनरली एक ही होता है ना। सोचिए 60% क्या 90% सेल है थर्मामीटर में, 10-15 तो ले आएंगे यार, सेल लगा है थर्मामीटर पे। या सोचिए वैक्सीनेशन 750 रुपए की थी, बोलते 50% ऑफ, बोलते 4-5 लगा ही दो। इट वोंट वर्क लाइक दैट, है ना। सो अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू बी इन दीज 2 चैप्टर्स एंड अनदर चैप्टर कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये 3 चैप्टर है ना जो हम लोग समझेंगे इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, दीज आर इजियर टॉपिक्स, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट है ना। आई जोक अबाउट इट, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं ना, तो मैं